ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए यूएसए जैसे कंट्री की, तो यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है वो टू पार्टी टाइप का है, यानी कि बेसिकली जो मेन कंपटीशन है वो दो ही पार्टी के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। सेम एज आप यूनाइटेड किंगडम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, एक कंजर्वेटिव एंड देन सेकेंड लेबर। इसके अलावा अदर पार्टीज भी होती है बट वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है वो आपको मल्टी पार्टी टाइप का देखने को मिलेगा। इस वजह से जो प्रोसेस हो जाता है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो आइए फिर एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की। अब बेसिकली ये जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? इंडिया के अंदर आपको तीन टाइप के ऐसे इलेक्शन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो आम जनता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। आम जनता वो जो कि एलिजिबल वोटर है। इंडिया में अभी करंट टाइम में 18+ जिसकी एज होती है तो वो वोटर बन सकता है, बस शर्त यह है कि उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अब जनरल इलेक्शन ये तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेशनल लेवल का, जिसे आप सेंटर लेवल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लोकसभा के मेंबर को चुना जाता है, ये सारे एमपी कहलाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेट लेवल के इलेक्शन, जिसे हम स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, ये सारे एमएलए चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। और एक होता है लोकल लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये होते हैं, जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपने काउंसलर यानी कि पार्षद को चुनने का काम करते हैं। तो ये तीन इलेक्शन होते हैं जिसे हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब तीनों ही इलेक्शन काफी कॉमन होते हैं, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमपी एमएलए या फिर काउंसलर जीत जाता है इलेक्शन, तो उसके बाद टोटल 5 ईयर होता है अपनी जनता को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन इन 5 ईयर के दौरान या तो वो अपना पार्टी से रेजिग्नेशन दे दे, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस सीट के लिए पर्टिकुलर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसे री इलेक्शन या फिर बाय इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलेक्शन है जो बाय इलेक्शन के बेसिस पे होते ही रहते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर अब ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो इसके लिए क्या डिसाइड करना पड़ता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसे हम सीट के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है बाउंड्री के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स की कि किस स्टेट के अंदर कितनी सीटों को रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट बहुत बड़ा है यानी कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लीडर रहेंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सीटों की संख्या होती है ना वो भी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। उसी तरह दिल्ली, गोवा, सिक्किम, ये ऐसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीट भी हमें कम ही देखने को मिलती है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। देन उसके बाद आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या काम होता है? देखिए, बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल होते हैं इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। सो इलेक्शन के अंदर भी ना कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे कोई जनरल कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे सिर्फ जो रिजर्व्ड कैटेगरी के यानी कि एससी या फिर एसटी यही जने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात आती है वोट डालने की यानी कि वोटर की। तो वोटर वही है जिसकी 18+ एज है और इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिली हुई है। देन उसके बाद जो 6th प्रोसेस होता है वो होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का, यानी जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए
एक तरीके से वो पसंद रखता है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसे क्या करना होता है, अपना एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद सारा जब क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद ये लिस्ट निकल के आती है। फिर उसके बाद शुरू होता है इलेक्शन कैंपेन, यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एरिया से कोई कैंडिडेट खड़ा है, तो उसके लिए बात आती है प्रमोशन की, यानी कि प्रचार प्रसार की, जिसे हम इलेक्शन कैंपेन का नाम देते हैं। जगह जगह इतने सारे पैम्पलेट बांटे जाते हैं, मीडिया में इंटरव्यू दिया जाता है, लोकल लेवल पे भी लोगों से एक तरीके से बातचीत की जाती है ताकि पता चल सके कि उस पर्टिकुलर एरिया से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, डजेंट मैटर उसकी पार्टी कौन सा है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस होता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब देखो इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन की डेट आने के बाद लोगों ने वोट डाल दिया, तो वोट डालने के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा लीडर, किस पार्टी का लीडर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को जीता है और कौन सा हारा है। तो ये होता है लास्ट प्रोसेस। तो ये कुछ इस क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में जो इलेक्शन होता है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। होप्स हो कि बच्चों आपको काफ़ी सिंपल तरीके से ये जो प्रोसेस है इंडिया का काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।